हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे शिक्षक साथियों। एमपीटेड वर्ग 2 विज्ञान विषय की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आगे फिर से आज पाचन तंत्र का ही सब्जेक्ट देखेंगे और हम उसके कुछ 20 क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट में आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। जो भी शिक्षक साथी या जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे साथी वर्ग 2 की विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाएं जिसमें विज्ञान विषय आना है, तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़िए और प्रैक्टिस करिए डेली। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। देखिए, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या कहलाता है ये समझिए आप। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। प्रोटीन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, अमीनो अम्ल में तोड़ते हैं, या यूं कहें कि अमीनो अम्ल में तोड़ के उनका पाचन करते हैं प्रोटीन का। इनको क्या कहते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से हैं यहाँ पे हमारे, पेप्सिन, HCl, रेनिन। देखिए यहाँ पे HCl नहीं है, HCl नहीं है, ये अमाशय में होता है HCl, और ये बहुत तेज एक अम्ल है। क्या है, एक अम्ल है, बहुत तीव्र होता है। और ये इसका जो मुख्य काम है वो अम्लीय बनाना है भोजन को। क्या करना है, अम्लीय बनाना है। प्रोटीन का पाचन ये नहीं करता है, प्रोटीन को नहीं तोड़ता है। तो पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम हैं जो प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो अम्लों में तोड़ते हैं। प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो अम्लों में तोड़कर यह प्रोटीन का पाचन करते हैं। कौन, पेप्सिन और रेनिन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा सर हमारा सही उत्तर होगा ए और सी दोनों। क्या होगा, ए और सी दोनों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जठर रस में उपस्थित नेज कारक के अवशोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, इसके लिए इसका सही उत्तर क्या है। इसका उत्तर है विटामिन B12। देखिए, मैं आगे विटामिन वाली चीज़ें पढ़ाऊंगा। विटामिन B12 क्या है, B9 क्या है, विटामिन K है, कौन वसा में घुलनशील है, कौन पानी में घुलनशील है, ये आगे पढ़ाएंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अमाशय की जो पैराटाइल या ऑक्सीनटिन कोशिकाएं होती हैं, जो अमाशय की पैराटाइल कोशिकाएं होती हैं, वो HCl के साथ साथ एक ग्लाइकोप्रोटीन का स्त्राव करती हैं। किसका स्त्राव करती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का स्त्राव करती हैं। और उसका नाम क्या होता है, उसको कैसल का नेज कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैसल का नेज कारक। और ये कारक जो है भोजन में मौजूद विटामिन B12 साइनोकोबालमिन के साथ जुड़ जाता है और उसे नष्ट होने से बचाता है। और फिर ये आगे चलकर क्या करता है कि छोटी आंत के अंतिम भाग में जो इलियम कहलाता है उसमें विटामिन B12 का अवशोषण हो जाता है। और इसी नेज कारक के कारण इलियम में विटामिन B12 का अवशोषण भी हो पाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, रक्ताल्पता, एनीमिया। क्या हो जाता है सर, एनीमिया। इसकी कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है सर, एनीमिया रोग। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमाशय खालिस्तान भोजन का संग्रहण करता है। अमाशय कितनी देर तक भोजन का संग्रहण करता है, कितने देर तक भोजन को रखता है। इसका सही उत्तर है 4 से 5 घंटे। जो मनुष्य का अमाशय है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं, इसको पता है कि आप थैलीनुमा एक भंडारण का काम करता है। एक थैली होती है अमाशय। कैसी होती है थैली, ऐसी होती है। ये अमाशय है, यहाँ पे भोजन रहता है। लगभग 4 से 5 घंटे तक अमाशय अपने भोजन को यहाँ पे रोक के रखता है। इसलिए कहते हैं कि
भोजन हमेशा 4 से 5 घंटे के अंतराल में ही करना चाहिए। 4-5 घंटे में क्यों रखता है? क्योंकि जब ये इसकी दीवारें सिकुड़ती फैलती हैं, जब हम सांस लेते हैं फैलता है, तो इसमें जठर रस मिल जाता है और भी एंजाइम मिल जाते हैं, जिससे भोजन एक कायम बन जाता है, एक पेस्ट बन जाता है, बेहतरीन तरीके से पिस जाता है, अच्छे से पच जाता है, ताकि बेहतर अवशोषण हो सके। चलिए, तो ये कितने देर तक रखता है? 4 से 5 घंटे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ये आपको बताना है। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने बताया था, मुख गुहा से। कहाँ से होती है जी? मुख गुहा में। यहाँ पे स्टार्च का पाचन हो जाता है, फिर इसके बाद अमाशय में पाचन होता है, फिर छोटी आंत में। छोटी आंत का अंतिम भाग क्या होता है? इलियम कहलाता है। अभी हम इलियम दिखाएंगे आपको क्या है। मुख गुहा से ही भोजन का पाचन हो जाता है। ये है मुख गुहा, यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। फिर ये अमाशय है आपका, ये आपका पित्ताशय है, पित्तरस का यहाँ भंडारण होता है। ये डायफ्राम है, इसके ऊपर फेफड़ा होता है, फेफड़े के लिए डायफ्राम लगाया जाता है। छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, ये यकृत लीवर है, ये पित्त नली होती है। यहाँ पे पेंक्रियाज ग्रंथि है, अग्न्याशय जिसको बोलते हैं। ये बृहदांत, ये बड़ी आंत कहलाती है। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? परिशोचक क्या बोलते हैं हिंदी में? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। परिशोचक क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपेंडिक्स। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? मुख गुहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है? किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है? सबसे पहले आपको बताना है कि मुख से किसका पाचन होता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि स्टार्च का पाचन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज भी लिखा है, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च भी है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च है उसका पाचन उसमें हो जाता है। और सेलुलोज का जो पाचन होता है, मनुष्य के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इसलिए हम पत्तियां नहीं खाते हैं। हमारे अंदर सेलुलोज पचाने वाले एंजाइम ही नहीं होते हैं। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। इसमें पेप्सिन, रेनिन ये इसमें रहते हैं, अमाशय और छोटी आंत में। वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन जो होता है मुख्य रूप से मुख्य पाचन छोटी आंत में होता है। पित्तरस और लाइपेज जो एंजाइम होते हैं ये मिलकर वसा का पाचन करते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? लो जी, प्रोटीन का पाचन आ गया। अब आपको बताना है प्रोटीन का पाचन कहाँ? अभी देखा है अमाशय से। कहाँ होता है? अमाशय। मुख से किसका होता है सर? स्टार्च का। छोटी आंत में वसा का। बड़ी आंत में किसका होता है पाचन? बताइए। बड़ी आंत में। देखिए बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ अवशोषण होता है जल का। किसका? जल का और खनिज लवणों का। यहाँ पे क्या होता है? जल का अवशोषण होता है यहाँ पे बड़ी आंत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमाशय में अंशतः पचित भोजन को जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए अमाशय में अपच हो गया, आप किसी शादी में गए बढ़िया, और वहाँ पे गुलाब जामुन खाया, डोसा खाया, वहाँ पे और भी पनीर की सब्ज़ी खाई आपने, यहाँ पे कोफ्ते भी खाए, आइसक्रीम भी खाई, रायता भी पिया, जलेबी भी खाई, मीठा भी और भी खाया, कई सारी चीज़ें और खाई। जब इतना खाना आपके अमाशय में हुआ और अमाशय ने नहीं पचा पाया और वो अपचित रह गया या अंशतः आधा अधूरा पचा भोजन, और फिर वो छोटी आंत में प्रवेश कर गया, तो इस आधे पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। इसलिए कहा कि 4-5 घंटे के बाद ही भोजन करना चाहिए और भोजन उतना ही करो जितना पच सके। बोलस क्या होता है? देखिए बोलस जो मुख गुहा में अपन भोजन पचाते हैं। कहाँ पे सर? मुख गुहा में जो भोजन पचाते हैं, यहाँ पे लार मिलता है, यहाँ पे लुगदी बनती है, यहाँ से जो भोजन जाता है इसको क्या कहते हैं? बोलस। काइल क्या कहलाता है? काइल। देखिए काइल छोटी आंत में जब काइम के साथ पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंत वो और भी जो कई रस होते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो पूरी तरह क्षारीय बन जाता है, उसी को काइल कहते हैं। जब क्षारीय बन जाता है उसको क्या कहते हैं? काइल, जिसमें पित्त रस, अग्नाशयी रस मिल जाता है। मोनस क्या है? ये देखिए मोनस कुछ भी नहीं है,
ये ऐसे जोड़ दिया गया हवा में शब्द, ये मोनस कुछ भी नहीं है। तो बोलस जो मुंह से जाता है, काइल जिसमें रस मिल जाते हैं, छोटी आंत में जाता है जब, इसको काइल कहते हैं। काइम क्या कहलाता है, जो अधपका या अधपचा भोजन चला जाता है, इसको क्या कहते हैं, काइल, वो सॉरी काइम। चलिए, मनुष्यों में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? मुझे लगता है छोटी आंत की लंबाई इतनी होती है। कितनी होती है? इतनी होती है। ये हमारी छोटी आंत है। क्या है ये? छोटी आंत। अब इसकी लंबाई आप लोग नाप के बताइए कितनी होती है। ये देखिए, मुझे तो ये लग रही है 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर है। तो 6 मीटर ही होती है हमारी छोटी आंत की लंबाई। कितनी होती है? 6 मीटर। कि नाम है उसका छोटी आंत, लेकिन है बहुत बड़ी। और ये आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा भी है, अत्यधिक कुंडलित है। ऐसे ऐसे देखिए ना, आते हैं ऐसे 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 छोटी आंत ऐसे ऐसे लिपटी हुई होती है। नहीं देखिए तो अभी दिखाता हूँ आपको छोटी आंत। रुको, आपको ये है छोटी आंत। देखिए ये है छोटी आंत। ये क्या है? ये हमारी यही है छोटी आंत। और देखना है, और अच्छे से देखना है, ये है छोटी आंत। ये हमारी छोटी आंत। ये है 6 मीटर की। क्या है ये? 6 मीटर की है। ये 6 सवा 6 लगभग 20 फीट की लगभग की रहती है। और ये खिंच भी जाती है, लंबी भी हो जाती है, मोटी भी, फूल भी जाती है, हल्की हल्की। चलिए, तो ये हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं, छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? छोटी आंत का सबसे छोटा और पहला भाग। देखिए, ये हमारा क्या है? अमाशय। ये देखिए स्टमक। ये क्या है? हमारा अमाशय। ये जो आपको पत्तेदार दिख रही है, ये क्या दिख रही है? ये क्या दिख रहा है? ये पेनक्रियाज ग्रंथि है, अग्न्याशय है। क्या है? पेनक्रियाज ग्रंथि है, अग्न्याशय है। ये है गॉल ब्लेडर, पित्ताशय। ये पित्त पाइप है। ये लीवर है हमारा, यकृत। ये डोडेनम। ये है डोडेनम। ये क्या है? हमारा डोडेनम। यहाँ से छोटी आंत, यहीं से भोजन जाता है, यहीं से पित्तरस से, यहीं पे पित्तरस मिलता है, यहीं पे अग्नाशयी रस मिलता है, यहीं पे और भी कुछ रस मिलते हैं, जो यहाँ से अम्लीय भोजन को पूर्णतः क्या बनाते हैं? क्षारीय बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या मिला अमाशय के बाद? अमाशय के बाद इस रास्ते में हमें क्या मिला? ड्यूडेनम। क्या मिला? ड्यूडेनम। तो हमारे पास अगर ड्यूडेनम है तो बिल्कुल सही बात है, ड्यूडेनम ये हमारा छोटी आंत के बाद सबसे पहला भोजन भाग है छोटी आंत का। जेजुनम क्या है? जेजुनम ये देखिए, जेजुनम जो है बीज के कुंडलित भाग होता है, और ये लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। जेजुनम यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये है देखिए जेजुनम। ये है बीज का कुंडलित भाग, ये जेजुनम कहलाता है। इसके बाद आता है इलियम। ये आंत का अंतिम भाग है, इलियम। यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए, ये आंत का अंतिम भाग है। यहाँ से देखिए बड़ी आंत में जुड़ी हुई है, ये इलियम है। ये क्या है? देखो, जेजुनम बीज का भाग होता है, पहला भाग। ये क्या है? ड्यूडेनम। फिर आ गया जेजुनम। यार डीजीआई याद करना ना, डीजेआई या डीजेआई। आंत के छोटी आंत के भाग कितने हैं? डीजेआई, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम। डीजीएल, डीजल, 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 छोटी आंत में डीजल। से सिकम क्या होता है? इसमें साइकम भी एक ऑप्शन दिया था। सिकम क्या है? ये सिकम भी समझ लेते हैं। ये छोटी आंत का नहीं होता है, ये बड़ी आंत का शुरुआत की थैली होती है। सिकम कहीं दिख रहा है क्या? सिकम कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए इसमें, सिकम। चलिए, सिकम नहीं दिखता है इसमें, नहीं है इसमें। इसमें है क्या कहीं सिकम? ये वाला भाग जो होता है शुरुआत का, इसको सिकम बोलते हैं। चलिए, आपने इतनी बात समझ में आई। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सबसे पहला भाग, बीच का भाग और लास्ट का भाग छोटी आंत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसी होती है? अभी आपने ड्यूडेनम देखा, ये है ड्यूडेनम। ये इस टाइप से क्या बनाते हैं हम? सर हम इस टाइप से क्या बनाते हैं? ये हमारा अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बना है? सर मुझे तो ये सी लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या है जी? सी। अच्छा, जे आकार का क्या होता है? जे आकार का, जे आकार का हमारा अमाशय होता है। क्या होता है जी? जे आकार का हमारा अमाशय होता है। कि यू आकार का कुछ नहीं होता। यू आकार का वृक्क में, नेफ्रॉन में कुंडली होती है यू आकार की। ये यू आकार का नेफ्रॉन होता है, वृक्क में होता है नेफ्रॉन यू आकार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में
खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, ये बात बड़ी अच्छी कही आपने। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है सर, ये होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रस आकर मिलते हैं और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियस एसिड का पूर्णतः पाचन हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब पूरा पाचन हो जाता है। अमाशय में भी होता है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, मुख गुहा में भी थोड़ा सा होता है, लेकिन छोटी आंत में बिल्कुल लास्ट पाचन पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है डेडुनम जेजुनम इलियम। डेडुनम जेजुनम इलियम, ये है अपेंडिक्स, इतना छोटा सा है उंगली बराबर। पहले ये ऐसा हुआ करता था, ऐसा अपेंडिक्स फैला हुआ। जब हम घास खाया करते थे, आप लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, तब हम लोग घास खाते थे, तब ये हमारे पास हुआ करता था। आज से कई लाख साल पहले की बात है ये है असेंडिंग कॉलन, ये है डिसेंडिंग कॉलन, और ये आपको पता है कि ये रेक्टम है, मल द्वार है। तो डेडुनम जेजुनम और इलियम समझ में आ गया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव का आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, ये आपको अभी अभी बताया, छोटी आंत। क्या है जी, ये सब छोटी आंत है। ट्रैकिया क्या कहलाता है, ट्रैकिया। एसोफेगस क्या कहलाता है, देखिए एसोफेगस हम ग्रास नली को ही बोलते हैं, ग्रास नली हम बता चुके हैं कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरा होती है ट्रैकिया, ट्रैकिया श्वास नली को कहते हैं, और ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है। किसका है, श्वसन तंत्र। बड़ी आंत का पता है कि बड़ी आंत फूली हुई होती है, जिसमें पचा हुआ भोजन जाता है और वहाँ पे पानी का और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, कहाँ पे समाप्त हो जाती है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत के रेक्टम में, छोटी आंत के सिकम में, ये छोटी आंत में कहाँ हो जाता है पाचन प्रक्रिया। देखिए छोटी आंत में जो होती है पाचन पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है, बड़ी आंत में तो सिर्फ अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत के रेक्टम में कुछ नहीं होगा, छोटी आंत के सिकम में कुछ नहीं होगा। कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में ही हमारा जो पाचन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है। अभी मैंने बताया इलियम, लास्ट का भाग जो है इलियम सबसे लंबा भाग है। सबसे छोटा कौन सा है, वो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, फिर उसके बाद जेजुनम, फिर इलियम। ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा, छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा। चलिए अगला देखते हैं। ये है डेडुनम जेजुनम इलियम, ये देखिए सबसे बड़ा भाग है हरा, ये बहुत छोटा है, इतना से इतना तक है। यही है हमारा, ये यहाँ पे लीवर हुआ करता है, यहाँ पे हमारा दिल होता है, यहाँ पे क्या होता है, दिल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं। अभी हमने इलियम देखा, इलियम के अंदर क्या पाया जाता है, विलाई पाया जाता है। इलियम के अंदर क्या पाया जाता है सर, विलाई। आइए समझ में आ जाएगा, देखेंगे क्या कहलाता है विलाई। ये है उंगली की जैसी संरचना, ये क्या है, ये है विलाई, ये इलियम के अंदर होती हैं। छोटी आंत का सबसे लास्ट का भाग देखिए, यहाँ से काट दिया है, ये देखिए उंगली की समान आकृति दिख रही है, इनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इनको विलाई कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। चलिए अच्छा यहाँ पे देखा नहीं था, क्या है ये विलाई, इसका सही उत्तर क्या है, बी। इसका सही उत्तर क्या है, बी। आइए छोटा वो सॉरी 16, छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है। अब देखिए ये विलाई का मुख्य काम पूछ रहा है कि विलाई जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। अवशोषक सतह को बढ़ाना, अवशोषण सतह को कम करना, वसा को बचाना या प्रोटीन को बचाना, इसका काम क्या है। ये जो विलाई है इसका काम क्या है। अब देखिए एक ऐसा है कोई चीज सरफेस, इसमें ज़्यादा क्या होगा, और ये ऐसे ऐसे है। इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाली चीज़ हमने पढ़ाई थी, माइटोकॉन्ड्रिया में ये। अब बताइए इनमें से लंबा कौन है सर, इनमें से लंबा आप कहोगे ये है, तो यही तो विलाई है। अवशोषक सतह को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। तो इसका काम क्या है, अवशोषक सतह को बढ़ाना। कम कैसे करेगा, उंगली नीमा जब आकृतियां हैं ऊपर नीचे तो अवशोषक सतह बढ़ जाएगी।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का क्या है। छोटी आंत में एंजाइम के सक्रियता के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? देखिए छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए अम्लीय होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे पित्त रस और अग्नाशयी रस इसको क्षारीय करते हैं, इसलिए हमें किसकी जरूरत होती है? क्षारीय की, बेस की जरूरत होती है। अगला देखिए प्रश्न क्या है। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? बड़ी आंत का कौन सा भाग जो होता है छोटी आंत के इलियम से जुड़ा हुआ होता है? कहाँ है बड़ी आंत का कौन सा भाग? कहाँ गई बड़ी आंत? बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा हुआ होता है? ये इलियम है। क्या है? ये इलियम है। इसका यहाँ पे एक भाग होता है सिकम। क्या होता है? सिकम। क्या होता है सर? सिकम। सिकम और इलियम दोनों यहाँ पे क्या करते हैं? मिलते हैं। तो कौन सा सही होगा? ये सिकम। सिकम जो होता है क्या होता है? बड़ी आंत छोटी आंत के इलियम से मिला हुआ होता है सिकम। रेक्टम क्या है? रेक्टम ये होता है बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग जो गुदा में खुलता है। ये है रेक्टम। ये क्या है? रेक्टम है। अवशेषी अंग अपेंडिक्स जिसकी संरचना उंगली जैसी होती है किसका भाग है? अपेंडिक्स किसका भाग है? देखिए अपेंडिक्स यहाँ से बड़ी आंत शुरू हुई थी, ऐसे ये बड़ी आंत शुरू हुई थी, यहाँ से बड़ी आंत, ये उंगली जैसा क्या था? अपेंडिक्स। ये बड़ी आंत शुरू हुई थी, ये नीचे गुदा हो गया था, ये सिकम था। ये भाग क्या था? सिकम था। तो ये किसका भाग है? सिकम का ही भाग है। बड़ी आंत के सिकम का भाग है। किसका भाग है सर? ये बड़ी आंत के सिकम का भाग है। किसका है? सिकम का भाग है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से कौन रोकता है? ये छोटी आंत का इलियम है। ये क्या है सर? इलियम है। यहाँ से भोजन इसमें आ गया, फिर वापस इसमें न जाए, इसको कौन रोकता है? इसको देखो कौन रोकता है? यहाँ पे आपको एक वाल्व लगा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक वाल्व लगा दिख रहा है। इस वाल्व को क्या कहते हैं? ये लिखा है इलियोसेकिकल वाल्व। इलियोसेकल वाल्व या इलियोसेकिकल वाल्व बोलते हैं। इलियोसेकल वाल्व या इलियोसेकिकल वाल्व। इलियोसेकल वाल्व क्या होता है? ये एक ढक्कन होता है। ये छोटी आंत है, यहाँ पे ये बड़ी आंत है। क्या है? ये बड़ी आंत है। यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ होता है ऐसा। जब ये भोजन आता है तो ये ऐसा खुल जाता है, लेकिन बड़ी आंत से छोटी आंत में भोजन जाए तो ये सब बंद रहता है, ढक्कन से बाहर अंदर नहीं जाता है। इसको क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम इसी समय एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम और प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे उनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।